हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो में जो जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। ये गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऐसा कहा जाता है, गुप्त वंशावली के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ही राजा बने। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा पता चलता है, इन दोनों शासकों के बीच में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बीच में रामगुप्त नामक एक दुर्बल, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक थे, उनका अस्तित्व भी हमें कुछ गुप्त वंशावली के अनुसार पता चलता है। लेकिन विशाख दत्त द्वारा रची जो देवी चंद्र गुप्तम नाटक है, इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त गद्दी पर बैठे थे और वह शकों से पराजित हो गए थे और उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी के लिए तैयार और उन्हें जो है अपनी पत्नी ध्रुव देवी, जो उनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, उसे देने के लिए तैयार हो गए थे शकों को। रामगुप्त का जो छोटा भाई था वो था चंद्रगुप्त सेकंड। उसने शकों को पराजित किया और रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया, ऐसा कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड आज हम पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम है वो है 375 से 415 ईस्वी। 375 एडी से 415 एडी तक इन्होंने शासन किया है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे, राजगद्दी इन्हें प्राप्त हो गई थी। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। उसने जो है 375 से 415 ईस्वी तक, मतलब कि 40 वर्ष 40 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया है। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर अपनी विजय हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बना लिया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में इन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विस्तार हुआ। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विस्तार इनके समय में काफ़ी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है, कि ब्राह्मण धर्म का जो चरमोत्कर्ष हुआ, काफ़ी अच्छी सीमा तक ब्राह्मण धर्म पहुंचा, वो इन्हीं के टाइम पर पहुंचा है। इनका प्रधान जो सचिव था वो वीरेन, जो कि शैव थे, और सेनापति अम्रकादर्व जो थे वो बौद्ध थे। चंद्रगुप्त सेकंड का अन्य नाम हमें देवगुप्त, देवराज और देवश्री प्राप्त होता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो मेहरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है। उस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है। जो लौह स्तंभ पर संस्कृत में लेख लिखा हुआ है उस पर जो है चंद्र नामक राजा की कीर्ति और यश, मतलब उसकी बहादुरी का वर्णन उस पर किया गया है, जिसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त सेकंड से की जाती है। उदयगिरी का एक गुहा लेख है, गुफा पर जो लिखा हुआ अभिलेख है उससे भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके शासन कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का जो स्तंभलेख है वो पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें जो है तिथि का प्रयोग हुआ है। तिथि मतलब जो डेट होती है, उस सबसे पहला वो अभिलेख है जिस पर जो है डेट लिखी हुई थी। उसने जो है विक्रमांक, विक्रमादित्य, ब्रह्मभागवत आदि उपाधियां भी धारण की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की सारी उपाधियां हैं, विक्रमांक, विक्रमादित्य, ब्रह्मभागवत। उसने जो है नागवंश, वाकाटक वंश, कंदब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। इसी के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के द्वारा ही अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ भी वैवाहिक संबंध, अपनी मित्रता के संबंध स्थापित किए। बाद में उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा थे जिनका नाम था रुद्रसेन सेकंड, उनके साथ में किया था। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कंदम्ब शासक काकूत वर्वन की पुत्री से किया था, ऐसा कहा जाता है। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्षिण में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात, काठियावाड़ की विजय प्राप्त की और वाकाटक वंश और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का विनाश कर दिया। शक जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे, क्योंकि दो लोगों ने मिलकर उनका विनाश किया था, वाकाटक और गुप्त। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट थे। उन्होंने निम्न राज्यों पर विजय प्राप्त की थी।
कौन कौन से राज्य है? शक विजय, शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, और वाहिक विजय, और बंगाल पर विजय, और गणराज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया और शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त सेकंड की जो उपाधि है विक्रमादित्य, वो जो है इन्होंने कब हासिल की थी? जब उन्होंने शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को हरा दिया था। शकों पर विजय के बाद में ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और जो विक्रमादित्य का मीनिंग होता है वो होता है पराक्रम का सूर्य, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो भारतीय अनुश्रुतियां हैं वो उसे सकारी मतलब सकारी का जो मीनिंग होता है वो होता है शकों का विजेता, शकों पर विजय प्राप्त करने वाला, उसके रूप में उसका स्मरण करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। व्याघ्र एक शैली थी, उसके चांदी के सिक्के इन्होंने मालवा क्षेत्र में चलाए जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर ली। इनके टाइम का कला और साहित्य भी काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के शासन का स्मरण जो है युद्धों के कारण ही नहीं बल्कि उनकी कला मतलब उनकी आर्ट और उनके लिटरेचर के प्रति भी उनके अनुराग के कारण किया जाता है। जो कि उनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। जैसा कि हम अकबर के टाइम पर नवरत्न पढ़ते हैं, तो इनके भी टाइम पर 9 विद्वान इनके राज दरबार में रहते थे, जिसे नवरत्न ही कहा जाता था। इनमें जो है जो इनके नवरत्न थे, 9 विद्वान थे, वो थे कालिदास, धनवंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वारा मिहिर एवं वरुचि। ये सभी इनके दरबार में विद्यमान रहते थे। और इन्हीं के समय में चीनी यात्री फायान जो है भारत आए थे। चीनी यात्री फायान 399 एडी से 414 एडी तक भारत में रहे हैं। फायान ने अपने यात्रा विवरण में क्या लिखा है? इन्होंने जो है समुद्री मार्ग से पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में एडी में ये जो है अपने स्वदेश लौट जाते हैं। उनके विवरण इस प्रकार थे। उन्होंने कहा था मध्य देश जो है ब्राह्मणों का देश था, यहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न थे, लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का ही प्रचलन था। ऐसा इन्होंने भारत के बारे में लिखा है। इन्होंने मध्य देश कहा है भारत को क्योंकि ये जो है मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से होते हुए भारत आए थे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसा इन्होंने बोला है। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, मतलब जो लेन देन में जो चीज़ों का, जैसे हमारे यहाँ पैसा यूज़ किया जाता था उस टाइम पर इन्होंने कहा है कि कौड़ियाँ होती थी, कौड़ियों का प्रयोग ये लेन देन में करते थे, ऐसा जो है फायान ने कहा है। इन्होंने कहा है कि श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक और भिक्षु देखे थे। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल इन्होंने देखा था। इससे जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने क्या कहा था इस महल को देखकर कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित इन्होंने बताया था कि ये जो महल है, ये जो राजमहल है अशोक का, ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है, ऐसा इन्होंने बोला। उसने जो है नालंदा राजगृह, बोधगया, वैशाली और श्रावस्ती और कपिलवस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को इन्होंने यिन तू कहा है, यिन तू चीनी ग्रंथों में। चंद्रगुप्त के साथ के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र इन्होंने बताए हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो पाटलिपुत्र और उज्जैन था, ये जो है एजुकेशन के सबसे बड़े केंद्र थे। अब देख लेते हैं कि गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, क्योंकि जब चंद्रगुप्त सेकंड हमने पढ़े, उसके बाद में एक कुमारगुप्त आएंगे और फिर स्कंदगुप्त आते हैं। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में 467 में इनकी मृत्यु हो जाती है और गुप्त वंश का अस्तित्व जो है 100 वर्षों तक बना रहा उसके बाद भी। लेकिन यह धीरे धीरे जो है कमजोर होता चला गया और स्कंदगुप्त के बाद में इस साम्राज्य में बहुत सारे राजा हुए और निम्नलिखित राजा हुए, जैसे कि प्रुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय और देवगुप्त। इन सभी के बाद राज्य जो है कमजोर होता चला गया, क्योंकि ये अयोग्य शासक थे, इतने बलशाली शक्तिशाली नहीं थे जिससे कि जो इनके पूर्ववर्ती शासक रहे हैं। तो काफ़ी इनके जो है 3 कारण थे जिनके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ।
सबसे पहला राजनीतिक कारण, सेकंड आर्थिक कारण और तीसरा इनके अयोग्य उत्तराधिकारी। और काफ़ी जो एक इम्पोर्टेंट कारण हमारा होता है जैसे कि राजकोष रिक्त हो जाना, धन की कमी, इन सभी कारणों से गुप्त वंश का पतन हो जाता है और उसके बाद में ये जो साम्राज्य है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इस जगह पर एक नया साम्राज्य स्थापित होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चंद्रगुप्त सेकंड और गुप्त वंश के पतन के कारणों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।